Assalamualaikum. Good morning. Good morning, everyone. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. What an exciting weekend this was. बहुत सी चीजें हुई इस weekend पे. कुछ exciting, कुछ not so exciting. नहीं, लेकिन everything was exciting. It depends your perspective क्या है. At the same time, हम ये भी आपको याद दिलाना चाहेंगे कि हमारे जो लोग हम बात करते हैं ना कोविड-19 की दूसरी लहर की, प्रोग्राम के आगाज़ में ही हम यहाँ पे आपको इन्फॉर्म भी करना चाहेंगे और अपनी जियो पाकिस्तान की टीम की तरफ से इजहार अफसोस भी करना चाहेंगे। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अरशद वहीद चौधरी, कोरोना की वजह से उनकी जान चली गई, क़ज़ा इलाही से वो इंतकाल कर गए। एक हफ्ते पहले तक हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि एक हमारा दोस्त, हमारा साथी जो बिल्कुल ठीक ठाक हमारे बीच ही बैठा होगा, वो एक हफ्ते बाद हम में नहीं होगा। और बताने का मकसद ये है कि हमारा दुख तो है, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये दुख और ख़ानदानों तक भी पहुंचे, और इसीलिए हम आपसे बार बार गुजारिश क्या करते हैं, इसीलिए हर रोज़ हम आपको कहते रहते हैं कि जो SOPs बताए जा रहे हैं, पूरा साल इस पूरे SOPs की प्रैक्टिस में गुजर गया। लिहाजा अब अगर आप नहीं वो SOPs को प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप वो नहीं उन पर अमल करेंगे, so this is what is going to happen and you are going to be blamed for it yourself, क्योंकि अब कोई ऐसा शख्स नहीं है, पूरी दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको ना पता हो कि कोरोना क्या है और उससे किस तरह बचना है। तो लिहाजा जब हम इस किस्म की चीज़ें देखते हैं, ऑफ कोर्स ये तो हमारे इतने करीबी हम में से एक जो कि कोरोना की वजह से जिनकी डेथ हुई है, तो हमें और ज़्यादा एहसास होता है कि प्लीज़ इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ सैनिटाइजिंग योर हैंड्स, सोशल डिस्टेंसिंग एंड वेयरिंग अ मास्क, दैट्स इट। इसके अलावा हमने आपको बताना है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। ऑलमोस्ट हतमी नताइज क्या आ रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट था, क्या तवक्कुआत के मुताबिक है, वो फैसला तो ऑलमोस्ट हो गया है। हम इस पे तफसील से बात करेंगे, तज्जिया भी लेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम अभी तक जो नताइज आ रहे हैं वो गैर सरकारी, गैर हतमी, थोड़ा सा वो बार बार हमें बताना पड़ता है। अच्छा, लेकिन वो जो मैं एक्साइटमेंट की बात कर रही थी, वो फैसला ये था कि हमारा जो PSL जो इस साल के शुरू में स्टार्ट हुआ था, PSL 5, और वो फिर बीच में ऑब्वियसली टुवर्ड्स द एंड उसको ख़त्म करना पड़ा था, तो वीकेंड पे जी उसका फैसला हो गया। दो टीमें जो हैं वो उभर के ऊपर आई हैं जिनके बीच में होगा फाइनल, और वो टीमें, दिस इज़ गोइंग टू बी अ मैच जिसके आई थिंक 5 साल से शायद इंतज़ार था कि फाइनल में अगर ये दो टीमें पहुंच जाएं, और वो हैं जी लाहौर कलंदर, यस बिलीव इट और नॉट, एंड कराची किंग्स। दिस इज गोइंग टू बी, हुमा इसको बहुत ज़्यादा हाइप दे रही है, लेकिन मैं इसे ज़रा टोन डाउन करूंगा कि टेक इट इजी। मेरा ख्याल है कि लाहौर भी अपना है, कराची भी अपना है। मुझे लाहौर कराची राइवलरी ना, बी इट इन द शोबिज़ इंडस्ट्री या अदरवाइज, मुझे नहीं समझ आता। मैंने क्रिएट नहीं की, जो चीज़ है वो है, मतलब इसमें मैं तो नहीं कह रही। और आई एम प्लेइंग माय पार्ट, और हमारे दाएं तरफ बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं इस वक्त सुहेल वड़ाइच साहब। वेलकम टू द स्टूडियो। गुड मॉर्निंग वड़ाइच साहब, क्या हाल है? ग्रेट जॉब सर यू हैव डन in Gilgit Baltistan elections. Once again you have nailed it. आप माशाल्लाह हमेशा ही extraordinary काम करते हैं, beat your program और beat your election transmissions। और मैं आपके सामने फोल्डर देख रहा था, और ये कुछ खजाने हैं जो सिर्फ सुहेल वड़ाइच साहब के पास हैं। अच्छा, वड़ाइच साहब के साथ पूरी तफसीली बात होगी अभी। तो ये शान मसूद का वो क्या, जिससे बिल्कुल एकदम बाजी पलट गई। एक्चुअली आपको पता है, जब पहले दो जो प्लेयर्स थे वो आउट नहीं हुए थे जब तक मुल्तान सुल्तान के, तो लग रहा था कि शायद इस बार भी कलंदर गया। लेकिन ये भी बड़ी बात थी कि कलंदर यहाँ तक पहुँच गए। मैचेस देख लें या कल के मैचेस देख लें, मजाल है कि कोई नॉर्मल मैच हो जाए। हाँ, मतलब ये तो नहीं, ये तो एक दम से शुरू हुए, बिकॉज आई गेस ये चीज़ वो थी ना, फंसी हुई थी। आपको पता है कि किस तरह ये मैचेस जो थे अर्लियर दिस ईयर, किस तरह एकदम से सडनली इट वाज डिसाइडेड कि जी ये एंड के 2-3 मैचेस जो हैं ये नहीं होने और ये बाद में होंगे, बिकॉज कोरोना का वो लेवल पहुंच चुका था। अच्छा, आपको पता है कि जब इस किस्म की कोई हैपनिंग्स होती हैं तो हमारा सोशल मीडिया बड़ा ही एक्टिव हो जाता है, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की मीम्स और फोटोग्राफ्स, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें सामने आना स्टार्ट हो जाती हैं। और कल भी ये हुआ, तो कुछ मीम्स, अगर हमारे पास टाइम है बिफोर वी गेट इनटू द इलेक्शन रिजल्ट्स, और उसके ऊपर हमने डिटेल बात करनी है। आई होप कि राना फवाद साहब जो है ना बहुत ज्यादा मरकज ना हो इस दफा मीम्स का, लेकिन आई एम श्योर होंगे। राना साहब की खुशी की, आपको पता है आधी तो दुनिया कलंदर के फैन ही इसलिए है क्योंकि राना साहब बिल्कुल कलंदर। तो ये एक डांस आप देख लें, ये बड़ा गर्दिश कर रहा था। वैसे आपको पता है ये देख लें आप। You know, it is an old video. Obviously, it's not a new video. लेकिन आपको पता है ना, जब वो म्यूजिक चला देते हैं and everything just matches. लाहौर कलंदर वालों की खुशी बनती नहीं है ना। अब आप उस खुशी को किसी भी तरह से कह दें कि ये इस तरह खुश हैं, उस तरह खुश हैं। इतने साल बाद, आखिर इतने साल बाद कोई फाइनल में पहुंचे, और वो भी इस किस्म के मैचेस के बाद जिसमें काफ़ी कांटे के मुकाबले हों,
तो फिर अच्छा, फिर PSL की बात हो रही हो और आजकल आपको सेकंड फेवरेट पाकिस्तान का इस वक्त ऑब्वियसली अर्थुरल सीरीज है, तो उसके हवाले से भी कुछ डाल दिया गया है एक मीम में। क्या कहा जा रहा है? एक्चुअली आई कैन नॉट रीड फ्रॉम हियर। लाहौर कलंदर्स आफ्टर क्वालिफाइंग टू द फाइनल्स। सो अब नीचे अतरुल क्या कह रहे हैं उसमें वो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन यस और एंड द लिस्ट गोज ऑन। और इसमें मैंने कहा था ना आपको, राना फवाद साहब को भी बहुत मीम्स में शामिल किया गया है, तो वो भी बहुत सारे हैं। अच्छा, ये तो आप बाकी सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। हम आपको दिखाना चाहते थे एंड टन्स ऑफ, ये भी बड़ा फनी है जो कि मुझे इधर से पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन हम ही ने कलेक्ट किए थे सुबह के, आप लोगों के साथ कुछ शेयर किए जाए एंड देयर आर सो मेनी मोर। तो अच्छा, ये जरा शेर है, ये एक शेर है। लोग राना राना कहते हैं, राना को परवाह नहीं, एक बार दिल लगा के देखो, राना बेवफा नहीं। अब ये कितना बावजन शेर है ये सुहेल बड़ा सब मुझे बता सकते हैं। अच्छा, राना फवाद साहब ने वजन आउट लग रहा है एक मैसेज, अब तुम इस्लाह ना करना शुरू कर दो पोइट्री की। अच्छा जी, एक मैसेज भी आया था राना फवाद की तरफ से जो कि वो भी हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। जिंदा दिलाने लाहौर, जिंदा दिलाने लाहौर, हम फाइनल में हैं कराची, और लाहौर कराची के अंदर कराची के साथ खेलेगा। आप एक्साइटेड हैं? मैं बहुत 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 ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अल्लाह ने आज हमें कामयाबी दी है। आपकी दुआओं से, आपकी मोहब्बतों से, अपनी दुआओं को कम ना करना। हमने परसों कराची में उन्हीं मोहब्बतों से, उन्हीं चाहतों से उतरना है, और आप जाएं और दादा साहब के यहाँ दुआ मांगे, अल्लाह ताला हमें फतह कामयाबी अता करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, दमादम मस्त कलंदर। अच्छा जी, ये तो राना साहब की एक्साइटमेंट आपको पता है ना, बिल्कुल आपको स्पेशली मुबारक हो। और इनकी एक्साइटमेंट जो है वो, जिसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस है, कि वो आप रह नहीं सकते टू बी एक्साइटेड अलॉन्ग विद हिम। तो मेरा ख्याल है इवन जो कराची के फैंस हैं वो राना साहब के लिए तो बहुत खुश होंगे। यू नो, दिस इज गोइंग टू बी अ गुड मैच। सुहेल साहब, आप इलेक्शंस तो फॉलो करते रहे, लेकिन अब लाहौर कलंदर भी फाइनली दे हैव मेड इट टू द फाइनल्स। और राना फवाद साहब की खुशी हमने सोचा सभी मना लें, क्योंकि उन्होंने बड़े दुख देखे हैं इस PSL में। वाकई लाहौर कलंदर और सारे लाहौर के जितने फॉलोअर्स हैं उन्होंने बड़ा लंबा इंतजार किया। ट्रू इतना लंबा इंतजार किया, और सबसे ज्यादा हाइप भी लाहौर कलंदर की होती है, और फिर सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी लाहौर कलंदर को ही होती है, और वो खुदा का शुक्र है कि वो सिलसिला ख़त्म हुआ। अच्छा, डिसअपॉइंटमेंट की आप बात कर रहे थे, जो इससे पहले के सर्विस थे, टॉकिंग अबाउट गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस की, तो ओवरऑल आप बताइए वड़ाइद साहब, अमन व अमान से पोलिंग का सिलसिला जारी रहा और उसके बाद से अब तक की सूरत हाल कैसी रही? देखिए, ओवरऑल चीज़ें एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हुई हैं। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर रहा है। बड़ी डाइवर्स गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है, वहाँ पे सेक्ट्स हैं बहुत सारे, बहुत सारी ज़ुबानें हैं, बहुत सारी नस्लों के लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ा पुरअमन इलाका है। कि अगर आप उसकी डाइवर्सिटी देखें तो बंदा हैरान होता है कि इस एक ख़ित्ते में इतने मंगोल भी हैं, कश्मीरी भी हैं, पठान भी हैं, इतनी डाइवर्स, इसी तरह ज़ुबानें, शीना है, पश्तो है, कश्मीरी है, बरोशकी है, तो बंदा हैरान हो जाता है कि इतनी ज़ुबानें बोलने वाले, इतने मुख्तलिफ, और फिर इसी तरह सेक्ट्स हैं, ठीक है, जाफरिया हैं, इस्माइलिया हैं, सुन्नी हैं, और लेकिन इसके बावजूद वहाँ की एक जो बॉडी पॉलिटिक्स है और जो सोशल वहाँ का सेटअप है, लोग पढ़े लिखे हैं, साफ़ सुथरे हैं, डिसिप्लिन हैं, बनिस्बत अगर कंपैरिजन किया जाए बाकी सोसाइटी। लिटरेसी रेट बहुत अच्छा ब्राइट साहब, ये तो जब हम पोलिंग देख भी रहे थे ना, जिस हिसाब से किसी के खड़े होने से, जिस तरह कतारों में खड़े थे, जिस तरह खवातीन की पार्टिसिपेशन थी, उससे भी बड़ा अच्छा एक अंदाजा हो जाता है कि बड़ा प्रोग्रेसिव किस्म की जगह। अच्छा, अब हम थोड़ा सा ब्राइट साहब इस पे भी बात करेंगे कि आपने कहा इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लैंग्वेजेस हैं, सेक्ट्स हैं, सब चीज़ें हैं, इनका कितना अमल दखल होता है इंतखाबात में, GB के पर्टिकुलरली, क्योंकि अदरवाइज पूरे मुल्क में तो होता है, ज़ात, बिरादरी, ये सब चीज़ें का अमल दखल पार्ट ऑफ द इलेक्शन है सारी दुनिया में। अच्छा, ये कहना कि भाई सिर्फ बरतानिया में नहीं है या अमेरिका में नहीं है, वहाँ भी ये लोकल चीज़ें सारी मैटर करती हैं। डेवलपमेंट भी मैटर करती है, आपकी एसोसिएशन भी मैटर करती है, रिलीजियस एसोसिएशन भी मैटर करती है। आप देखें, बाइबल बेल्ट है अमेरिका के अंदर, जिसमें सारे जो एवेंजलिस्ट हैं वो मैटर करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे यहाँ ये जो खिता है, ये हमारे पंजाब से या सिंध से डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ तो एक मैदानी इलाका है, तो मैदानी इलाके में चीज़ ट्रेवल करती है बड़ी आसानी से। मसलन लाहौर में जो
इंतखाबी फ़ज़ा होगी तकरीबन वैसी साहिवाल में होगी, वैसी उकाड़ा में हो जाएगी, क्योंकि प्लेन्स हैं लेकिन ये वादियाँ हैं, यहाँ पहाड़ क्रॉस करना पड़ता है, डिस्कनेक्शन है, इसलिए हर वादी का एक अपना कल्चर है, हर वादी की एक अपनी इंतखाबी फ़ज़ा है। अच्छा, ये वो खूबसूरती है सुहेल वड़ाइच साहब की, जिस अंदाज में इन्होंने ये बयान किया ना, ये और कोई नहीं कर सकता। विजुअल एक सीन स्केच हो गया मेरे दिमाग में जिस तरह वड़ाइच साहब बता रहे हैं। अच्छा वड़ाइच साहब, हम जरा जो अपडेट्स फिलहाल हमारे पास हैं वो अपडेट कर दें हम अपने व्यूअर्स को, एंड ऑफ कोर्स वी हैव आवर कॉरेस्पॉन्डेंट आल्सो वेटिंग फॉर अस। एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती जारी है और वही हुआ जिसकी तवक्को की जा रही थी। अब तक वसूल होने वाले नताइज बता रहे हैं कि कोई एक सियासी जमात वाज़े बरतरी हासिल नहीं कर सकी और 23 में से 17 नशिस्तों के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आ गए हैं। 6 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने, 6 तहरीके इंसाफ, 4 पीपल्स पार्टी और 1 मजलिसे वहदते मुस्लिमीन ने हासिल की। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात की कई बातें बड़ी हौसला अफजा रही हैं। एक तो बहुत ही कम इंतखाबी धांधली की शिकायत मिली है, दूसरा लोगों ने इंतखाबी अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। जवान, बूढ़े, मर्द, खवातीन सब अपने उम्मीदवारों को, अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट देने के लिए निकले। सख्त सर्दी, बर्फबारी और बारिश, अच्छा 2 दिन से ज़रा मौसम भी डिस्टर्ब है वहाँ पे, फ्लाइट्स भी बंद हुई हैं इस्लामाबाद से। इसके बावजूद लोग जोश और जज्बे से वोट डालने पर पोलिंग स्टेशनों पर पहुंचे हैं। ख्याल ये जाहिर किया जा रहा है कि पोलिंग की शरह 60 से 65% रही है, विच इज़ ह्यूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी कहना था कि तवक्को से ज़्यादा अफराद ने पोलिंग में हिस्सा लिया है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आज ईद की तरह उन्होंने कहा कि खुश थे और गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के साथ ही इलाके में जीत का जश्न भी आपको पता है जगह जगह अपने अपने हल्के में लोग मनाना शुरू हो गए हैं। कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का कहना था कि मिसाली इलेक्शन हुआ है, कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी भी हुई है, नताइज आने में वक्त लग सकता है। हम बराह रास्त वहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे कि किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, ओवरऑल क्या माहौल है। सादत अली मुजाहिद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सादत बताइएगा, एक तो अब तक आपके पास जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज पहुँचे हैं वो हमसे शेयर करें सबसे पहले तो। जी यकीनन कल का दिन बड़ा अहम था गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए और बहुत जोश खरोश के साथ उन्होंने इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। उससे पहले इंतखाबी मुहिम, जैसा कि आपने खुद देखा, पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में लोग कोविड-19 के बावजूद उसके फैलने के जो ख़तरात थे, जो वार्निंग थी, उसके बावजूद जिस तरीके से हिस्सा लिया, यकीनन ये एक बड़ी हौसला अफजा बात थी और बड़ी काबिल दीद मनाजिर थे जो कि सब दुनिया ने देखा है। तो जो इलेक्शन के नताइज हैं इसमें, जैसे कि सुहेल वड़ाइच साहब जिनकी बड़ी गहरी नज़र है गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, तो उन्होंने बताया बिल्कुल दुरुस्त, उन्होंने कहा कि यहाँ पर इस दफ़ा बहुत सारी चीज़ों के बावजूद यहाँ फ़िरक़ावाराना मसाइल भी हैं, यहाँ एथनिक मसाइल भी हैं। इन तमाम का थोड़ा बहुत असर तो होता है, वो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि वो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो यहाँ मजमूई तौर पर सूरत हाल पुरअमन रही और बहुत अच्छे और खुशगवार माहौल में इंतखाबात हुए और जिसके नतीजे में यहाँ पर जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं, जिसके अदाद शुमार आपने ख़ुद अभी बता दिए, सूरत हाल वही है। और कुछ ऐसे हलके हैं जिनके पोलिंग स्टेशन बहुत दूर दराज इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में हैं, जहाँ सवाए पैदल आमद और रफ्त के और कोई ज़रिया नहीं है। उनके नताइज भी आज किसी वक्त भी मुकम्मल तौर पे आ जाएंगे। तो इससे हम टर्न आउट और जो पार्टी पोजीशन है उसको हम वाज़े कर सकेंगे। अलबत्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो यानी उनके हवाले से कहा जा रहा था कि 3 से 4 तक आज़ाद उम्मीदवार, लेकिन अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसके मुताबिक कोई 6 की तो तकरीबन वाज़े हो चुकी है। हो सकता है एक और नशिस्त आज़ाद उम्मीदवारों के हिस्से में आए। यहाँ पर पीपल पार्टी को यकीनन बिलावल भुट्टो की मौजूदगी और ख़ास तौर पे गिलगित जो कैपिटल सिटी है जीबी का, तो उसमें मौजूदगी और तवील अरसे से मौजूदगी तकरीबन 1 महीने से उसका ज़रूर फ़ायदा हासिल हुआ है और यहाँ पर लोगों ने बिलावल भुट्टो की बातों का असर लिया है, उनके जो वादे थे। अच्छा, ओवरऑल आपने बताया 6 आज़ाद उम्मीदवारों की बर्तरी वाज़े हो गई। पीपल्स पार्टी और PTI के कितने उम्मीदवारों की बर्तरी या जीत वाज़े हो गई है अभी?
पीपल्स पार्टी के 4 उम्मीदवारों की जीत बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। पीपल्स पार्टी 4 उम्मीदवारों की, और जी और पीटीआई के 6 उम्मीदवारों की तकरीबन वाज़ेह हो चुकी है। लेकिन एक आध ऐसी सीटें हैं और पीएमएलएन को कोई सीट मिल सकी, उनकी क्या सीटों की तादाद है? जी, पीएमएलएन की 2 सीटों पर जो बरतरी है वो नुमाया हो गई है, 2 नशिस्तों पर। एक ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सादत अली मुजाहिद हमें अपडेट कर रहे थे। अभी तक जो पिक्चर वाज़ेह हुई है, सोहेल वड़ाइच साहब वो कह रहे हैं जी पीएमएलएन के पास 2 सीटों की बरतरी वाज़ेह हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6, पीपल्स पार्टी 4 और आज़ाद ऑलमोस्ट 6। अब तो पहले जो था तासुर के जो वफाक में बरसर इक़्तिदार होती है जमात, वो बहुत ज़्यादा सीटें लेती है, वैसा एज सच अभी तक पेपर पे नज़र नहीं आ रहा। नहीं, एक तो ये है कि नज़र तो तकरीबन यही आ रहा है क्योंकि ये जो आज़ाद हैं ये भी अल्टीमेटली वफाक में जिसकी हुकूमत होती है उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि बिलावल की जो कैंपेन थी उसका इफ़ेक्ट हुआ है। 4-5 सीटें, पहले भी ये तवक्को तो थी कि 3-4 सीटें जीतेंगे, लेकिन जो कम सीटें हुई हैं वो इन दोनों की जो कैंपेन थी मरियम साहिबा की और बिलावल की, ज़ाहिर है इसका इम्पेक्ट हुआ। दूसरा, वहाँ पे लोगों ने अब ये आसान हल तलाश कर लिया है कि बजाय अपोजिशन पार्टी के इलेक्शन लड़ने के आज़ाद इलेक्शन लड़ो और जिसकी हुकूमत बननी है उसमें शामिल हो जाओ। इस पे क्या फायदा होता है? क्यों लोग वजीर बन जाएंगे, अब वो वजीर बन जाएंगे, नई गवर्नमेंट में शामिल हो जाएंगे, कोई पार्टी उन पे कोई लॉ एप्लीकेबल। लेकिन इन पार्टीज के इंटरेस्ट में नहीं होता कि हम ऑलरेडी जो आजाद लड़ रहे हैं हम उनको वो करने की कोशिश करें हमारे साथियों, या फिर दे बहुत से आजाद तो पीएमएलएन से थे पहले थे ना जी। वो उन्होंने जब देखा कि हमारी पार्टी जो है इस वक्त वफाक की मुखालफ है, उन्होंने कहा कि जी हम पार्टी छोड़ते हैं, हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे क्योंकि अगली गवर्नमेंट में शामिल होने के लिए आसान होगा। बिल्कुल ठीक है। अगर वो पीएमएलएन से जीत भी जाते तो अगली गवर्नमेंट में कैसे शामिल होते? तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि जी हम आज़ाद लड़ेंगे। ये जो भी रिमोट एरियाज जहाँ पे पॉलिटिकल अवेकनिंग कम होती है, इलेक्टेबल्स की सियासत है, उसमें आज़ाद उम्मीदवार को फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, टर्न आउट इतना बहुत अच्छा रहा। लिटरेसी रेट पे डिपेंड करता है, लोग का अवेकनिंग थी। फिर इस दफ़ा का इलेक्शन जो था उसमें एक ख़ास बात थी कि उनको पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, सूबा बनना चाहते हैं, आइनी हकूक़ चाहते हैं, उनकी हद मलकियत का मसला है और बड़े मसाइल हैं जो पाकिस्तान के आइन का हिस्सा ना होने की वजह से आइनी वहाँ बंदोबस्त नहीं है, तो मुश्किलात हैं उनको। वो चाहते हैं इस इलेक्शन के ज़रिए कि वो मुश्किलात कम हो। अच्छा, गुज़श्ता 2 जनरल इंतखाबात अगर हम देखें, 13 में इमरान खान साहब आपको पता है धांधली का इल्ज़ाम लगाते थे, 18 में अब ये अपोजिशन की बहुत सारी जमातें उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। यहाँ पे इस दफ़ा क्या रुझान रहा? अपोजिशन जमातों ने कोई ऐसी शिकायत की? शिकायत तो की है उन्होंने, लेकिन देखें हमारे यहाँ 2 चीज़ें हैं। एक तो है थ्योरी, एक है प्रैग्मेटिज्म, प्रैक्टिकल बात है। थ्योरी में तो जाहिर है जेरीमैंडरिंग भी, हल्का बंदियाँ भी, प्री पोल रिगिंग भी, लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करना भी, इंटरिम गवर्नमेंट बनाना भी, उस इंटरिम गवर्नमेंट के फैसले भी, ये सारे प्री पोल रिगिंग में आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हम प्रैक्टिकली इनको इस तरह से नहीं देखते। हम पॉलिटिकली ये देखते हैं कि क्या इलेक्शन वाले दिन किसी ने वोट उठाए, क्या इलेक्शन वाले दिन किसी ने काउंटिंग में ज़्यादती तो नहीं की, क्या किसी ने उस दिन बहुत बड़ी वायलेशंस तो नहीं की, तो उसको हम कदरे फेयर इलेक्शन समझते हैं। तो मेरा ख्याल है इस तरह की हमारी स्टेजेस हैं, तो अभी हम उसी स्टेज में हैं कि इलेक्शन वाले दिन तक हम महदूद हैं। उससे पहले जो कुछ हो रहा है उस पे हम जरा अभी बाद में कभी स्टेज आएगी। लेट्स अस टॉक अबाउट, क्योंकि जब ये रन अप टू द इलेक्शंस था और सारी पोलिंग वगैरह हो रही थी, तो मरियम नवाज सामने बड़ा एक प्रोमिनेंट फिगर, शी इज़ अ प्रोमिनेंट फिगर, लेकिन इन अ वेरी कंसिस्टेंट कैंपेनिंग मैनर उनको इस तरह नहीं देखा गया था कि रोज़ सुबह शाम जलसे हो रहे थे कि वो लोगों को एड्रेस कर रही थी और उस वक्त वो बड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही थी। क्या लगता है कि वहाँ लोगों को मरियम नवाज या पीएमएलएन कन्विंस क्यों नहीं कर सका? मेरा ये ख्याल है कि वहाँ के मसाइल और हैं, वहाँ की सियासत और है। पीपल्स पार्टी चूँकि एक बहुत पुरानी पार्टी है और उसकी गिलगित बल्तिस्तान में बड़ी जड़ें हैं। नून अगरचे पिछली हुकूमती जमात थी और ज़ाहिर है जब हुकूमती जमात थी तो ज़ाहिर है 5 साल काम भी किए होंगे, हल्के भी बनाए होंगे, लेकिन जो ही उनकी हुकूमत ख़त्म हुई उनके 4 लोग तो जो हुकूमत में शामिल थे वो चले गए, 2-3 आज़ाद खड़े हो गए। तो 7-8 अगर 12 में से आपके वैसे ही जो टॉप लोग हैं वो चले जाएं
तो आपकी पोजीशन तो फिर कमज़ोर हो जाती है। तो यही हुआ है नून के साथ कि उसके पास तो 23 जो बंदे थे वो खड़ा करने के लिए भी नहीं थे। उन्होंने 23 सीटों पे इलेक्शन नहीं लड़ा, थोड़ी पे लड़ा है, क्योंकि उनके साथ ज्यादती हो गई। शुरू में इस 6-7 बंदे उनके टूट गए। अच्छा, बाकी पूरे मुल्क में हमने देखा है बड़ा सा मजहबी जमातों का भी अमल दखल होता है और कुछ सीटें वो भी निकाल लेती हैं। यहाँ पे कितना असर और रसूख है मजहबी यहाँ पे असल में जैसे कहा कि सेक्ट्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, जाफरिया, इस्माइलिया और इसी तरह फिर मुकाबले में जमीयत उलमा इस्लाम, यानी तो एक दो सीटें इन सब की होती हैं और इनका वहाँ पे इन्फ्लुएंस है। मजलिस वादत मुस्लिमीन का भी, तहरीक इस्लामी का भी पिछली दफ़ा भी इनकी एक सीट थी, 2 सीटें थी। इसी तरह जो है JUF की 1 सीट होती थी पहले तो, लेकिन वो जो JUF के थे वो भी इस दफ़ा अपनी पार्टी को छोड़ के वो भी आज़ाद खड़े हो गए, बल्कि तहरीक इंसाफ में चले गए। अच्छा, वो भी तो माशाल्लाह, तो इट्स ऑल गुड फॉर तहरीक इंसाफ है ना, कि जो भी जीतेगा तो उनकी बन जाएगी, लेकिन साफ जाहिर है कि जो इतना ये जो ख्याल था कि बड़े मार्जिन से ये क्लीन स्वीप का था, वज़ीर आज़म ने खुद कहा। क्लीन स्वीप तो नहीं हुई और आज़ाद उम्मीदवारों की मदद से हुकूमत बनेगी, तो ज़ाहिर है उसकी जितनी कि वो पायदार होगी उसका आपको अंदाज़ा हो सकता है कि वो ये तय होगा कि जनाब मुझे आप कौन सी वजारत देंगे तो मैं आऊँगा आपके साथ। सर चलें, कोई नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब बाकी हुकूमतें भी इसी तरह चल रही हैं, तो वो भी पायदारी साबित होगी मेरा ख्याल है, जब तक दोस्त नहीं कहेंगे वो नहीं चाहते कहें। यानी व्हीलिंग और डीलिंग अभी जारी है। और थैंक यू फॉर राइटिंग इन टू अस, ट्वीटिंग इट टू अस। आप लोगों को हमारी ये महफिल जो है छोटी सी बड़ी अच्छी लग रही है सुबह सुबह के टाइम पे। अच्छा जी, वराइज साहब हमारे साथ हैं और आपको पता है वराइज साहब की इतनी नॉलेज है कि हमने फ़ायदा तो उठाना होता है, तो लिहाजा एक और ख़बर जिसका एक प्रीएम्बल आपको देते हैं और फिर वराइज साहब से तज्जिया भी लेंगे। इसका पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की भारतीय साजिशों के तमाम शवाहिद सामने आ गए। आलमी ताकतों ने अब भी खित्ते का अमन दाव पर लगाने वाले भारत को लगाम ना डाली तो ये इंतहाई अफसोसनाक होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि एटमी जंग खुदकुशी है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान की सलाहियतों को जानता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारतीय सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय अज़ाइम नाकाम होंगे। हिंदुस्तान बाकायदा एक मनसूबा बंदी के जरिए पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाना चाहता है। पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम उनकी कोशिश है। बाकायदा उन्होंने एक सेल तश्कील दिया है जिसमें CPEC के प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाना है। 80 अरब की एक खतीर रकम उस सेल को मुहैया की गई है और ये हमने बातें नहीं की, हमने ठोस शवाहिद जो हैं वो कौम के सामने और बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी के सामने रखे हैं। इससे पहले हफ्ते के रोज़ शाह महमूद कुरैशी और DG ISPR मेजर जनरल बाबुल इफ्तिखार ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों में रॉ के मुलव्वस होने की तमाम तफसीलात बताईं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारतीय माली मुआवनत के दस्तावेजी सबूत भी पेश किए गए। The recent upsurge in the violence in Pakistan is a direct consequence of India's intensified engagements with all brands of terrorists, subnationalists and dissidents. Indian intelligence officer named Colonel Rajesh, who is employed in the Indian embassy in Afghanistan, is the master planner. वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की माली मदद और भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया को दिए हैं। उम्मीद है दुनिया भारत को इंसाफ के कटहरे में लाएगी। और इसी भी बात कर लेते हैं दोबारा से भाई साहब, ये जो उम्मीद की जा रही है कि दुनिया भारत को इंसाफ के कटहरे में लाएगी, ये आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? Since the world order is changing as well. और इतने ज़्यादा प्रूफ्स वगैरह जब सब कुछ दे ही दिया हो। जी ज़ाहिर है लाना तो चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है दुनिया हमारे मुताबिक तो नहीं चलती। और दूसरा, पाकिस्तान चूँकि भारत के पड़ोस में वाक़या है, हमारे बहुत सारे मामलात जो हैं भारत की वजह से ख़राब भी हुए हैं। अगर आज हम सिक्योरिटी स्टेट हैं, आज अगर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी नहीं पनप सकी, आज हमारे यहाँ अगर अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छे अस्पताल नहीं है, हमारा बहुत सारा पैसा डिफेंस पे लग रहा है, तो उसकी वजह भारत है। क्योंकि 1947 में ही पहली जंग हो गई हमारी, और हमसे कई गुना बड़ा मुल्क भी कई गुना बड़ा मुल्क है। हमें उससे सिक्योरिटी थ्रेट है, हमें अपनी आज़ादी का ख़तरा है।
मलेशिया या इंडोनेशिया की हम जब बात करते हैं तरक्की की, तो उनको कोई ऐसा थ्रेट नहीं है, ठीक है। हमें ये थ्रेट मौजूद है, इसी वजह से हम अपनी सिक्योरिटी जो है उसका ख़ास ख्याल रखते हैं। इसी वजह से हमने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बनाई है, क्योंकि भारत के साथ हम एक रिवायती जंग में मुकाबला उस तरह से नहीं कर सकते, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, ठीक। और एक दुश्मन है जो बस हमारे पीछे पड़ा है। हमारे पीछे पड़ा है, तो इसलिए दुनिया को अगर चाहिए कि इस खित्ते में अमन हो, और इस खित्ते तो भारत को थोड़ा एक्सपोज करना चाहिए। और जब से मोदी साहब तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने तो फाशिज़म की हद की हुई है इंडिया के अंदर, माइनॉरिटीज़ को तंग किया हुआ है, पाकिस्तान को तंग किया हुआ है, दुनिया के हर मुल्क, चाइना के साथ उनका झगड़ा है, बांग्लादेश के साथ उनके मामला ठीक नहीं है, नेपाल के साथ उनके ठीक नहीं है। अच्छा राइट साहब, लेकिन जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच, हुकूमतें हैं दुनिया की जो बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेती हैं, उनकी क्या नज़र और क्विकली इसी के साथ ऐड करते हैं, सिंस बाइडेन इज नाउ कमिंग इनटू पावर, मेरा ख्याल है क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरा ये ख्याल है कि ये जो दुनिया बिल्कुल ही जिसमें कोई पूछ गिछ नहीं थी, जिसमें आप फाशिज़म करें, आप नस्ल परस्ती करें, मजहबी आप इंतहा पसंदी पे चले जाएं, कोई दुनिया में कंडेमनेशन भी नहीं करता था। मेरा ख्याल है कि बाइडन के आने के बाद दुनिया के जितने महरूम तबकात हैं, जितनी मजहबी अक़लीतें हैं, जितनी सियासी अक़लीतें हैं, उनको फ़ायदा पहुँचेगा। कम अज़ कम उनका कोई साथ देने वाला तो मौजूद होगा दुनिया में, एक कंसर्न तो होगा। जब हुकूमतें कंसर्न जाहिर करती हैं तो फिर मीडिया भी करता है, ह्यूमन राइट्स की एसोसिएशन भी करती हैं, फिर सारे हम आवाज़ हो जाते हैं। All right, thank you so much, sir. और we hope you had a great time in Karachi. Have safe travels to Lahore. अब वहाँ ठंड बहुत हो गई। By the way, लाहौर में कल क्या बारिश हुई है? हाँ, और कल अगर आप सोशल मीडिया पे, एक्चुअली सारा वेदर जो था लाहौर का वो सोशल मीडिया पे ही फॉलो हो रहा था कि दिन के वक्त बिल्कुल वो अंधेरा छा गया था। 12:30 बजे ऐसा लग रहा था रात के 8 बज रहे हैं, शाम के 7 बज रहे हैं। हाँ, और काफ़ी लोग तो ज़रा खौफजदा भी हो गए थे, जिन्होंने शायद पहले नहीं देखा हुआ था। थोड़ा सा हम आपको दिखाना भी चाहते हैं, तो लग रहा था कोई हॉलीवुड फिल्म में कोई ऐसा कोई एक तरह से बलास्ट निकलेगी। क्योंकि उनका बड़ा वेंटेज पॉइंट है, जिस बिल्डिंग में वो रहती हैं, काफ़ी ऊपर से उनको दूर दूर तक नजर आ रहा था, तो वो कह रही थी शायद कोई फिल्म बनी है। अच्छा, बिलीव इट और नॉट, ये दिन के मनाजिर हैं जो ऑलमोस्ट 12:30 पौने 1 बजे के मनाजिर हैं, और उसके बाद धुआंधार बारिश हुई है। और सर्दी की पहली बारिश है लाहौर में। इससे पहले पता है आपको, स्मॉग और पोल्यूशन, उसकी वजह से सांस लेना दुश्वार हुआ था। It was really bad. Dryness बहुत ज़्यादा थी। क्यों ऐसा वैसा ही था, स्मॉग जी अब बेहतर हो गया, अब बेहतर हो जाएगा बारिश के बाद, डेफिनेटली बेहतर हो गया होगा। लेकिन अगर आप कोई भी इंडेक्स दुनिया का देख लें, पोल्यूशन का, आलूदगी के हवाले से जो भी इंडेक्स हैं, उनमें लाहौर काफ़ी सरे फहरिस्त होता है। माशाल्लाह, कराची भी पीछे नहीं है, उसकी भी हम तफसील से बात करेंगे। टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई। इसको बताइएगा कि मुल्तान सुल्तान इस टूर्नामेंट की एक तगड़ी टीम थी, ज़ाहिर है लाहौर कलंदर ने जिस तरह मुकाबला किया, आप समझते हैं कि मैनेजमेंट जो है खिलाड़ियों की इस परफॉर्मेंस से मुतमईन होगी? बिल्कुल। देखिए, ये तो भी आखिरी स्टेज रहता है, एक मैच रहता है, तो यू हैव टू वेट। फाइनल तक पहुंच गए, हाँ, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जिस तरह के पिछले 5-6 साल उनके साथ गुजरे कि वो नज़दीक भी नहीं आते थे, नीचे से फर्स्ट आते थे, तो अब वो वाकई फाइनल में पहुंच गए, ये बहुत बड़ी उनके लिए अचीवमेंट है। और अगर वो जीत जाते हैं तो सोने पे सुहागा। मैं हमेशा क्यों लाहौर को सपोर्ट करता हूँ, ये नहीं कि उनकी कोई मेरे ताल्लुकात हैं, मैं इसलिए कि वो क्रिकेट की खिदमत बहुत करते हैं, और मुझे वो लोग पसंद हैं जो क्रिकेट पे पैसा लगाते हैं, और लाहौर उनमें से एक है, और वो बल्कि एक ही है। और अगर वो जीतेंगे तो मुझे यकीन है कि पाकिस्तान की क्रिकेट और फ्लरिश करेगी। दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा सिकंदर, कलंदर्स के बैटिंग लाइनअप पर फिर सवाल उठ रहे हैं। आपको पता है कि कोई हर किसी की अपनी से तो होती है, तो अब किस किस के बारे में बात हो रही है? जैसे पावर हंटर्स बहुत नीचे के नंबरों पर खेल रहे हैं, और यही वजह प्रॉब्ली कि लाहौर का स्कोर एक खास एवरेज तक ही रह रहा है, तो इस पर कोई कॉमेंट है आपका? नहीं, देखें, अभी ये सवाल हुआ था, किसी ने किया था प्रोग्राम के दौरान, और ऐसा नहीं होता। जब आप टीम बनाते हैं तो उसको बैलेंस करते हैं। ओपनर्स होते हैं, फिर आपके पास बीच में कुछ ऐसे लड़के होते हैं जैसे हफीज़ जैसे, जो टीम को लेके चलते हैं, सिंगल डबल, और वो हिटर्स भी होते हैं, वो लड़के होते हैं। मगर आपको पावर हिटर्स चाहिए होते हैं। अगर आपको याद हो कि पाकिस्तान टीम में एक ज़माने में अफरीदी और रज़ाक होते थे, वो नीचे आते थे, वो ज़रूरी नहीं था कि उनको ऊपर कर दिया जाए। तो इसी तरह ये दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल सही खेले और अपना काम पूरा किया है, तो मैं नहीं समझता कि नाइंसाफ़ी हुई है। अच्छा सिकंदर, ऑब्वियसली अब बारी आ गई है फाइनल की। दोनों टीमें जो हैं वो पहली मर्तबा ही PSL का फाइनल खेल रही हैं। क्या मैच एक्सपेक्ट किया जाए?
कराची लाहौर का मैच नाम का मैच है, बहुत बड़ा फाइनल है, दोनों टीमें बॉटम की हैं मगर वो खेलेंगे एक दूसरे के खिलाफ बहुत पहली दफ़ा, और ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मगर मज़े की बात यह है कि कराची लाहौर का मैच है मगर कराची का लड़का कोई नहीं है। एक लड़का है उमर खान जो कराची से खेलता है, उसको खिलाते नहीं है। मुझे खुशी होती है अगर 3-4 लड़के कराची के भी होते, नाम कराची का मगर कोई लड़का कराची का नहीं है। मगर मैच अच्छा होना चाहिए। ये 2 बड़े शहरों का मुकाबला होगा। मैं जब खेला करता था तो हमारा मैच होता था पंजाब वर्सेस सिंध, उसमें इतना क्राउड आता था उस ज़माने में कि ग्राउंड भर जाते थे। तो आई होप कि ग्राउंड तो खैर कल नहीं भरेगा मगर लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा। आई विश के कलंदर साहब जीत जाएँ। वैसे आई विश के ग्राउंड भर सकता और काश कोविड टाइम्स ना होते, मतलब इस मैच के लिए तो कहाँ से लोग आते हैं। एग्जैक्टली, इट वुड हैव बीन सो एक्साइटिंग एंड सो नाइस। इट स्टिल इज गोइंग टू बी। चलिए कोई बात नहीं, कल हम मेरा ख्याल है कि अपने घरों में कोई थोड़ी बहुत 4-5 दोस्त बुला के आप बैठ के उससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं, 4-5 इसलिए मैंने कहा है। और प्लीज उसमें भी जरा मास्क और सैनिटाइजर वगैरह का ख्याल रखें। और कल के लिए वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू कराची वर्सेस लाहौर, द बिग फाइनल ऑफ PSL 5। फाइनली इट्स हियर, तो लिहाजा ये भी हो जाएगा। Guess the excitement is building up on Twitter as well and Facebook and other social media platforms, even on TikTok about the tomorrow's PSL final. अच्छा भाई, हमारा once again, मुझे तो हर मौके पे हमारी खुशी हो कि गमी हो पाकिस्तान में, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर कोई क्या लेवल है, क्योंकि क्या मीम्स बन रही हैं कल के मैच के हवाले से, जो बीच में से निकल गए मुल्तान सुल्तान, उनके बेचारों के हवाले से भी मीम्स है। मतलब ट्विटर, इंस्टाग्राम, इस वक्त सोशल मीडिया अगर आप देखें, व्हाट्सएप पे जो चीज़ें फॉरवर्ड हो रही हैं, दे आर वेरी हिलेरियस। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि एवरीबडी इज़ इन इट, हर कोई बहुत खुश है बेसिकली। बेशक आप किसी भी टीम के साथ हो, एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी अबाउट लाहौर एंड कराची प्लेइंग दिस मैच। और एट द सेम टाइम जहां हम इसकी बहुत बात कर रहे हैं, वहीं आप इतना ज़्यादा दिल पे ना लगाइएगा, बिकॉज अल्टीमेटली ये दोनों पाकिस्तान की टीमें हैं, दोनों हमारी टीमें हैं, एंड दे बोथ आर ट्राइंग टू एंटरटेन अस। अच्छा, मुल्तान सुल्तान के जो ओनर हैं अली तरीन, उन्होंने भी ट्वीट की और इतनी अच्छी उन्होंने ट्वीट की है जिसमें वो मुबारकबाद दे रहे हैं लाहौर कलंदर्स को, लाहौरियों को, कि इट इज़ अ वेरी वेल डिजर्व्ड विन फॉर देम। और ये जज्बा जो PSL की बात ही ये है कि कोई भी दुश्मनी तक लेवल नहीं जाना चाहिए। ऑफ कोर्स कंपटीशन तो चल ही रहा है, कॉम्पिटिटिव तो होना चाहिए, बट इट शुड बी हेल्दी। अब अगर आप नहीं जीते, दूसरा जीत ही गया, तो उसको मुबारकबाद दो और उसकी खुशी में शरीक हो। सो आई लव दैट सेंस अबाउट PSL। अभी एक और बात हमने आपसे करनी है कि आपको याद है ना कि एक स्टेज आई थी जब शुरू में कोविड-19 शुरू हुआ था कि आपको हल्का सा कुछ महसूस होता था तो आप टेंशन में आते थे। मुझे लग रहा है कि अब वही स्टेज आ गई है, पर्टिकुलरली इर्द गिर्द जब मैं देख रहा हूँ कि अगर किसी को खांसी हो रही है या नज़ला और जुकाम आ रहा है, भाई लोग डर रहे हैं और डरना चाहिए भी, क्योंकि दोबारा से ये बीमारी बहुत हद तक फैल रही है। और पर्टिकुलरली व्हेन इतने आपके क्लोज, ये आपका साथ, हाँ, क्लोज जानने वालों में जब ये सब कुछ होने लगे और लोगों की जान चली जाए, लोगों से मत मिले। आप समझते हैं कि आपका दिल चाह रहा है, अगला भी शायद अगर आपसे ना मिलना चाहता हो, वो अगर आपसे ज़्यादा सीरियस ले रहा हो इस चीज़ को, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल ऑफ दैट एज वेल। ये चीज़ें साथ रखें। और ये जो होता है ना कि बड़ी बहादुरी दिखाना कि तू बड़ा डर रहा है जी कोविड से, ये वो जो दोस्त आपस में एक दूसरे के लिए कर रहे होते हैं, एक दूसरे को इस तरह ललकारते हैं कि निकलो, डोंट डू दैट। इसमें कोई बहादुरी नहीं है। लोग जो इस वक्त सोशली अपने आप को दूर रख रहे हैं बाकियों से, दे आर द स्मार्टर वंस, दे आर द मोर रिस्पॉन्सिबल वंस। तो लिहाजा और हम बहुत ही पर्सनल लेवल पे जाके आपको ये अपने कॉलीग, अपने दोस्त अरशद वहीद चौधरी की बात बता रहे थे। बोथ ऑफ अस एंड अ लॉट ऑफ द फ्रेंड्स दैट वी नो, हम सो नहीं सके रात को परसों। शॉकर है हम सारों के लिए, इट इज शॉकिंग, इट इज सो रियल। हम में से एक किसी के साथ भी हो सकता है। और एक्चुअली आपको पता है, मुझे तो अर्लियर दिस ईयर हो भी गया एक दफ़ा कोरोना, जून में मुझे हुआ था, लेकिन अभी तक कोई तस्दीक इस तरह नहीं हुई कि दोबारा नहीं हो सकता। कुछ ऐसी खबरें भी आ जाती हैं कि दोबारा भी हो सकता है, नॉट टू मैनी, लेकिन डर तो एक खौफ तो होता ही है। तो आपने एहतियात उसी तरह करना है। में देखना, आप अपनी वालदा की बात कर लें या फिर अपने पेरेंट्स इन लॉ की बात कर लें, दे वर एडमिटेड फॉर लाइक more than a month in hospital, when you lose hope एक्चुअली के कुछ होने वाला है। और डॉक्टर्स ने कह दिया जी अब तो बहुत मुश्किल है और अब बस वेंटिलेटर। ये आप सोचें कि यू डू नॉट वांट टू गो थ्रू दैट ट्रॉमा, उससे बहुत पहले ही रुक जाएं। अच्छा, ये हम आपको याद दिलाते रहेंगे, हमने तो अपनी ड्यूटी समझ ली है ना, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको याद दिलाते रहें कि आपने एहतियात करना है। भाई शादी हो, मंगनी हो, कोई भी इस तरह की तकरीब हो ना, मुसरत नज़ीर के गाने ना होना तो महफिल नहीं जमती। बिल्कुल यही सोच रही थी कि हमारी टीम ने चुन के गाना लगाया है। ऑब्वियसली वी आर वेरी एक्साइटेड कि बख्तावर की शादी होगी
और आपको पता है ना, जो पब्लिक फिगर्स होते हैं, इन पोजीशन पे बैठे होते हैं, तो उनकी अगर पर्सनल लाइफ में कोई शादी वगैरह हो रही तो लोगों का बड़ा ही इंटरेस्ट होता है। हाँ। तो ऑब्वियसली एक हम सारों का ही और इन्विटेशन बहुत से लोगों को आया और गर्दिश कर रहा है। हाँ, वो तो व्हाट्सएप पे तो हम उसकी तफसील भी बताएंगे कि बस ऐसे ही आप मुंह ढा के नहीं जा सकते जी, मतलब यू हैव टू हैव योर, समझें कि आप कोई अमेरिका ट्रैवल कर रहे हैं या दुबई ट्रैवल कर रहे हैं और आपको अपना उसका कोरोना का एक नेगेटिव टेस्ट दिखाना होगा, तो वो इस एंगेजमेंट की इनवाइटीज को भी प्रूफ करना पड़ेगा कि उनका, क्योंकि मैं ही तो हूँ जो सारे फूल लेके पहुंची होंगी ना, सबसे पहले मैं करवा रही हूँ, मजाक नहीं उड़ाने की। अच्छा मेरी बात सुने, सबसे पहले हम कोविड के बारे में बता दें आपको, फिगर्स भी पहुंचाना आपको इम्पोर्टेंट होता है ताकि हम आपको ज़रा आगाह रख सकें कि कितना फैल गया है ये दोबारा से। कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से ज़्यादा तेज़ी से एक्चुअली फैल रही है। आवाम तो संजीदा होंगे नहीं, अब सख्त फैसले प्रॉबली करने के सिवा कोई चारा नहीं है। हुकूमत इस पे सोचे। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर के वार जारी हैं। 24 घंटे के दौरान मजीद 2128 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.2% रही है, जबकि 19 अफराद का कोरोना से इंतकाल हुआ है और कोरोना से होने वाली हलाकतों में भी मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। इसके बावजूद अवाम की अक्सरियत SOPs पर अमल करती दिखाई नहीं दे रही है। हुकूमत बार बार खबरदार कर रही है कि अगर लोगों ने तवज्जो ना दी थी, तालीमी इदारे बंद करने समेत कई सख्त इक़दाम उठाए जा सकते हैं। बंद करने का वो अभी मंडे को पता लगेगा। ऑप्शन हमेशा से था, अगर केसेस बढ़ेंगे, इस वक्त 467 और 500 के दरमियान केसेस हैं और जब तक अलार्मिंग सिचुएशन अभी बिल्कुल भी कोई नहीं है, जो SOPs है जितने जबरदस्त तरीके से स्कूल्स में फॉलो किए जा रहे हैं, कहीं भी नहीं, लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स के अंदर और गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, और जबरदस्त तरीके से SOPs फॉलो हो रहे हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि गुज़िश्ता दिनों NCOC ने इजलास में अवामी तकरीबात पर पाबंदी, हाई रिस्क एरियाज़ में पाबंदियाँ सख्त करने और स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियाँ वक्त से पहले करने की तजवीज़ दी थी। ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं। आपको पता है कि अर्लियर दिस ईयर, अगर आप याद भी करें, कि ये दिनों में जो SOPs तो खैर वही रहते हैं, लेकिन दिनों में फ़ैसले बदलते हैं कि कितने स्ट्रिक्ट फ़ैसले करने हैं, कितने स्ट्रिंजेंट फ़ैसले करने हैं। अभी हमने आपको एक हफ़्ता 10 दिन पहले ही बताना शुरू की है कि दोबारा से दूसरी लहर जो है ये अपना सर उठा रही है, अब प्रॉपर तरीके से आ चुकी है और वो मिनी स्मार्ट लॉकडाउन जगह जगह पर होना शुरू भी हो गए हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि अगेन बहुत बड़ा कंसर्न एक पेरेंट्स का आ गया। एक तो बच्चों में कोविड के केसेस भी आ रहे हैं, पर्टिकुलरली बड़े बच्चों में, इसलिए वालिदैन काफ़ी परेशान हैं। शफकत साहब शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। शफकत साहब, चंद दिन पहले तक आपसे बात हुई थी हमारी और आपने बताया था कि तालीमी इदारों से मुतालिक फ़ैसला हेल्थ मिनिस्ट्री के एडवाइस के मुताबिक किया जाएगा। अब NCOC तो बड़ी ख़तरनाक तस्वीर दिखा रही है। आज के इजलास में आप बता दें, कुछ इंटीमेट करें क्या फ़ैसला करने जा रहे हैं, क्योंकि फ़ैसलों से ज़्यादा अफवाहें गर्दिश करती हैं फिर कि इस दिन ये बंद हो रहा है, उस दिन वो बंद हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो हम रिपोर्ट लेंगे हेल्थ मिनिस्ट्री से, क्योंकि जो उनकी एडवाइस है वो सबसे मुकद्दम है। उसके बाद फिर सारे सूबे और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी राय लेंगे और इन सारी राय लेने के बाद जो है वो फैसला करेंगे। तो इस वक्त मैं ये नहीं कह सकता कि फैसला क्या होगा, ये तो जब सारी रिपोर्टें आ जाएंगी तो फिर, और NCOC भी हमें गाइड करेगी, क्योंकि ये मीटिंग भी हम NCOC में कर रहे हैं। अच्छा शफकत महमूद साहब, हुकूमत का फैसला मुकम्मल आदाद व शुमार देखकर और ऑब्वियसली मुख्तलिफ फैक्टर्स लेकर होता है, इसलिए असूल तो ये है कि सब उनकी बात माने। लेकिन निजी स्कूल वाले कह रहे हैं कि अब हुकूमत कह भी दे तो तालीमी इदारों की बंदिश का फैसला मंजूर नहीं करेंगे, बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने कहा है। तो इस सूरत में हुकूमत का लाहे अमल क्या हो सकता है? देखें जी, जिस वक्त हुकूमत की तरफ से ये फैसला आएगा कि स्कूल्स बंद होने चाहिए, और ऐसी कोई, अभी मैंने कहा ऐसा कोई फैसला अभी नहीं हुआ, और एक तजवीज़ ये भी है कि जो सर्दियों की छुट्टियां जरा लंबी कर दी जाए। लेकिन ये सब कुछ जो भी होगा, जब फैसला फाइनल हो जाएगा तो उस पर सबको अमल दरामद करना पड़ेगा। अच्छा शफकत साहब, वक्त की ज़रूरत ज़ाहिर है, अहम और फौरी फैसले हैं, ये तो नज़र आ रहा है, लेकिन बतौर वज़ीर तालीम आपके पास एक लॉन्ग टर्म चैलेंज भी है कि जब पता लग रहा है कि कोरोना कहीं नहीं जा रहा, तो अगले साल के इम्तहानात और तालीमी साल वगैरह
पर किस तरह से अब पॉलिसी डिटर्मिन की जाए? पूरी दुनिया में ही ऑल्दो ये सूरत हाल है, लेकिन क्या सोचें फिर? जी, गौर कर रहे हैं और बहुत ही सीरियस सिचुएशन है। तालीमी लिहाज से तो बच्चों का बेशुमार नुकसान हो रहा है, लेकिन जैसे आपने कहा कि बीमारी का भी कोई पता नहीं कि कितनी देर चलेगी, तो उसके लिए हमने जो भी पहले इक़दाम किए थे, टेली स्कूल चल रहा है, अब एक रेडियो स्कूल खोलने का सोच रहे हैं। उसके अलावा हम ऑनलाइन जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटीज़ में मुमकिन है ऑनलाइन शुरू कर दिया है। सो कोशिश तो करेंगे, लेकिन जो स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी है उसका मुतबादल घर बैठ के पढ़ाई नहीं हो सकती। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस बीमारी से निजात मिले और उसके बाद सारी जो मामूल की एक्टिविटीज़ अब शुरू हों। बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब हमसे बात करने का। और डेफिनेटली ये साल सारों के लिए ऑब्वियसली मुश्किल तो रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अनसर्टन रहा है। वो उम्र भी ऐसी होती है, कुछ बड़े शौक से पढ़ने जाते भी हैं, स्कूलों में भी जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो इतने इंटरेस्टेड नहीं होते और उनकी तो ईद ही हो जाएगी, बट यू नीड टू पुट देम बैक इनटू स्कूल। तो उनका एक साल अगर इस तरह वेला निकल जाए बहुत मुश्किल है। एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, मतलब वी कैन टोटली आइडेंटिफाई विद दोज पेरेंट्स जो जिस बच्चे को पहले ही आप मुसीबत से पढ़ा रहे थे। बाज़ बच्चों का नहीं होता रुझान, उसको ये सिनेरियो मिल जाएगा जब स्कूल भी नहीं जाना और ऑनलाइन, उसको दोबारा से उस सिस्टम में लेके आना आपके लिए एक चैलेंज बन जाएगा। बाज़ बच्चे ज़्यादा जिम्मेदारी ले लेते हैं, बाज़ बिल्कुल ही दस्तबरदार हो जाते हैं सारी जिम्मेदारियों से। हर लिहाज से थोड़ा सा मुश्किल वक्त है, लेकिन पूरी दुनिया इसमें आपके साथ है, इसलिए गुजार लें। अच्छा जी, एक अपडेट पहले दे देते हैं, फिर बाकी बातें करें। हाँ, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के आपको बता दें 19 हलकों के मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हम तक आ गए हैं। 7 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हैं। इससे पहले हम 6 की बात कर रहे थे और 6 सीटों पर PTI के उम्मीदवार कामयाब हैं और 4 सीटों पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की कामयाबी नजर आ रही है, बरतरी वाज़े हो गई है। और एक नशिस्त पर MWM का उम्मीदवार कामयाब है, यानी मजलिस वहदत मुस्लिमीन। और मुस्लिम लीग नून एक नशिस्त पर, यानी सिर्फ एक नशिस्त पर अब तक उनकी बरतरी सामने आ रही है। वाज़ेह रहे कि ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, तो टक्कर का जनाब नंबर आ रहा है। ऑल्दो अल्टीमेटली आज़ाद उम्मीदवार ज़ाहिर है हुकूमती जमात के साथ ही जाते हैं, लेकिन 6 फॉर PTI राइट नाउ एंड 7 आज़ाद उम्मीदवार, PPP 4 और PML 1। हाँ, PML 1 और मजलिस वहदत मुस्लिमीन भी 1 ही। अच्छा जी, दिस इज द लेटेस्ट रिपोर्ट दैट वी हैव, फिगर्स आपके सामने रख दिए हैं। और हमारी दुआएं, नेक तमन्नाएं पर्टिकुलरली वज़ीर आला और तमाम लोगों के साथ जो कोविड पॉजिटिव हैं और इस बीमारी से लड़ रहे हैं। और पर्टिकुलरली आजकल के मौसम में आपको पता है कि मुझे लगता है कि सर्दी में इस बीमारी से लड़ना और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लड़ना क्या, इस बीमारी को डील करना और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। हालांकि ऑनेस्टली जब गर्मियाँ थी तो तब ये फील होता था कि गर्मियों में बड़ा मुश्किल है और उम्मीद तो यही की जाती थी कि सर्दियों में ज़रा कम हो जाएगा सीन, लेकिन मौसम इसको इफेक्ट नहीं कर रहा। लेट अस जस्ट शव दैट आउट, जो कि हम एक्सपेक्टेशन हमें रखी हुई थी कि शदीद गर्मी में भी था और शदीद सर्दी में और ज़्यादा बढ़ा है इनफैक्ट। ऑल्दो और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो अगर आप सांस की बीमारी में मुब्तला हो तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, जैसे कि वन इज़ एयर पोल्यूशन, फ़ज़ाई आलूदगी। और कराची दुनिया में बदतरीन शहरों के बराबर हो चुकी है। अगर हम फ़ज़ाई आलूदगी की यहाँ बात करें तो स्मॉग यहाँ हो या ना हो, लाहौर में तो आपको नज़र विजिबली आंखों से नज़र आ रहा होता है ना कि यहाँ सांस नहीं लिया जा सकता। और कल की बारिश के बाद लोग यही शुक्र कर रहे थे कि कुछ वो चीज़ जो है वो बैठ गई होगी। और शहर को काबिल रिहाइश रखने के लिए हुकूमत को गैर मामूली इक़दामात करने पड़ेंगे। मुल्क के मैदानी इलाकों में स्मॉग ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी का इंडेक्स दुनिया भर में पहले या दूसरे नंबर पर नजर आ रहा है। इमेजिन The worst in the world। और आपको ये भी बताएं कि खदशा है कि भारत में दिवाली तकरीबात के बाद ये हालात और ख़राब हो सकते हैं, लेकिन लाहौर से कहीं दूर कराची में ऐसे कई असरात ना होने के बावजूद हालात अच्छे नहीं, तो यानी कोई ना कोई रीज़न बन ही जाता है। और आपको बता दें कि US एयर क्वालिटी इंडेक्स का कहना है कि कराची शहर का फ़िज़ाई मयार इंतहाई आलूदा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 3 रोज़ पहले कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 3रे नंबर पर था। हर दिन का एक क्वालिटी जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में एक रिपोर्ट जाती है, तो 3 दिन पहले जो हमारे यहाँ हालात थे दे वर इन द टॉप 3 इन द वर्ल्ड। शहर में आलूदा ज़रात की मिक़दार 372 पर्टिकुलेट
मीटर्स तक जा पहुंच रही थी। दूसरी जानिब पंजाब में स्मॉग का राज आपको पता है, जिसकी वजह से हद निगाह भी कम हो जाती है, और हम बचपन में बड़े होते हुए वो धुंध देखते रहे ना, अब धुंध नहीं है, उसमें पोल्यूशन शामिल हो गई, जिसकी वजह से वो स्मॉग बन गई है। और वो सांस लेने के लिए जो लोग पर्टिकुलरली अस्थमा वगैरह का शिकार हैं, उनके लिए तो नाइटमेयर साबित होता है। प्रॉब्लम ये है अब्दुल्ला कि जिनको एस्मा टाइप प्रॉब्लम्स ना भी हो तो उनको बहुत सी चीज़ें डेवलप हो रही हैं इस वजह से। तो इट्स नॉट कि एज़ कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन आपको होना ज़रूरी है, अब इस वजह से आपको और स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन है ना, वो सुबह सुबह जब जाते हैं तो बहुत ही बुरे उनके लिए हालात होते हैं। सिंध के महकमा माहौलियाती तब्दीली के सेक्रेटरी असलम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा पर्टिकुलरली कराची और सिंध की बात कर लेते हैं। शुक्रिया गौरी साहब। गौरी साहब, कराची में आलूदगी हमें पता है हमेशा से ये नज़र आ रहा होता है माशाल्लाह जो हाल है, लेकिन इतना बुरा हाल हो गया है कि आजकल फ़ज़ाई आलूदगी से मुताल्लिक़ ये दुनिया के बदतरीन शहरों में गिना जा रहा है। हम इसी तवक्को में थे कि शायद दुनिया में हमसे भी बुरे हालात हों, लेकिन अपेरेंटली हमें आ रही सबसे बुरे हालात हैं। कराची आबादी के लिहाज से दुनिया का 7वां बड़ा शहर है। शहर में आबादी का बढ़ता हुआ दबाव और मज़ीद ये कि एक मौसर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ना होने की बाइस निजी कारों और मोटरसाइकिलों की बढ़ती हुई तादाद के बाइस भी फ़िज़ाई आलूदगी का बढ़ जाना एक फितरी अमर है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि जब कोविड-19 की पहली लहर यहाँ पर आई पाकिस्तान में और शहर में लॉकडाउन लगाया गया, तो इदारे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात सिंध सीपा इसने लॉकडाउन के दौरान कराची के मुख्तलिफ मसरूफ़ मकामात के फ़िज़ा के नमूने हासिल किए थे और उनके तज्ज़िया किया तो पता ये चला कि लॉकडाउन के दौरान मजमूई तौर पर शहर में 40% तक फ़िज़ाई आलूदगी में कमी वाक़ हुई थी। इससे हमें ये पता चलता है कि गाड़ियों से धुएं का इखराज एक बहुत बड़ा मसला है और ऐसा मसला है कि हम सबको इसकी तख़फ़ीफ़ में अपना अपना किरदार अदा करना होगा। गौरी साहब, वी आर सो ग्लैड कि आपने ये बात बिल्कुल उठाई है और याद दिलाई है, बिकॉज ये एक फिनोमिनन था जो कि पूरा इस समर पूरी दुनिया में ऑब्वियसली कोरोना की वजह से तो प्रॉब्लम्स थी, लेकिन एक जो उसमें पॉजिटिविटी सामने आई थी कि एनवायरनमेंट बड़ी साफ़ हो गई थी, पोल्यूशन बड़ी कम हो गई थी, तो दैट वाज अ क्लियर इंडिकेशन कि हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। अच्छा गौरी साहब, कराची में स्मॉग का वो हाल नहीं जो लाहौर और मुल्क के दीगर मैदानी इलाकों में होता है, तो क्या ऐसा खदशा है कि इस साल या इन फ्यूचर कराची में स्मॉग भी आ जाए? कराची या सिंध के ज़ेरी इलाकों में स्मोक की शिद्दत क्या रहेगी इसका दारोमदार धुंध की मिकदार पर है, लिहाजा इस बात का हतमी जवाब तो महकमा मौसमियात ही दे सकता है। ताहम जैसा कि मैंने कहा, उमूमी नौइयत की धुंध बहरहाल सर्दियों के अवाइल में रहती है और जिसमें फ़िज़ाई आलूदगी शामिल होकर स्मोक पैदा करती है जिसकी मिकदार बहुत मामूली होती है। ताहम साबिक़ा अदाद शुमार के मुताबिक कराची में कभी ये मसला इतना गंभीर नहीं हुआ जितना लाहौर या दूसरे इलाकों के अंदर है। अच्छा गौरी साहब, लास्टली अब इन मसाइल का हल तो ये है कि हुकूमत और इंतज़ामी इदारे कुछ करें, कुछ गैर मामूली इक़दाम उठाए जाएँ। क्या हो सकता है और क्यों इस बारे में गौर नहीं हो रहा, क्यों कुछ नहीं किया जा रहा, क्यों फ़ज़ाई आलूदगी को हम एनवायरमेंटल चेंजेस को बड़ा मसला नहीं समझते? हम बारिशों का हाल देख लें इस मरतबा, ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। गाड़ियों की तादाद के मुकाबले में अगर सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की अफरादी क़ुव्वत की तादाद देखी जाए तो तनासुब के एतबार से ये न होने के बराबर है। गो के सिपा की अफरादी क़ुव्वत की तादाद में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है, ताहम माहौलियाती मसाइल की तादाद और उनका हजम इतना बड़ा है कि मौजूदा तादाद अब भी नाकाफ़ी है। इसके बावजूद सिपा की मॉनिटरिंग टीमें गाड़ियों की मुस्तकिल माहौलियाती निगरानी कर रही हैं और ट्रैफिक पुलिस की वसातत से काबिल बर्दाश्त हद से ज़्यादा धुआं देने वाली गाड़ियों पर जुर्माने भी किए जाते हैं। ताहम मैं फिर भी ये कहूँगा कि मजमूई तौर पर गाड़ियों की मकदार इतनी ज़्यादा है कि हर गाड़ी अगर काबिल बर्दाश्त हद तक भी धुआं खारिज करे तो उससे भी मजमूई मकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। असलम गौरी साहब हमसे बात कर रहे थे, सिंध के महकमा माहौलियाती तब्दीली के सेक्रेटरी। और कुछ आइडियाज़ कुछ करें आप लोग, हुकूमत से आप हुकूमत को पुश करें और हम भी यहाँ पे बैठ के ज़ाहिर बात कर रहे हैं, होपफुली इसका भी कोई असर हो। कुछ करना चाहिए बिकॉज इट्स हाई टाइम। अब अल्टीमेटली ओवर अ पीरियड ऑफ 30, 40, 20 ईयर्स आपको पता लगता है कि आप जिस माहौल में रह रहे हैं उसका डायरेक्ट असर आपकी सेहत पे हो रहा है और आपके अंदर बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। अच्छा, इसमें बहुत सी चीज़ें एक आती है जो आजकल एक
लोग जो है सिटीजन्स अपने तौर पे बहुत सी चीज़ें करना स्टार्ट हो गए हैं। हम तो हुकूमती लेवल की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने, आपने भी अब्दुल्ला नोटिस किया होगा, पहले तो वैसे साइकिलिंग करते थे क्योंकि शौक भी था, लेकिन अब पीपल आर एक्चुअली प्रेफरिंग टू साइकिल टू देयर वर्क। अगर काम शाम कोई उनका नज़दीक है तो लोग साइकिलों पे आना स्टार्ट हो गए हैं ताकि उनको गाड़ी मोटर बाइक वगैरह। देखिए, लॉकडाउन के दौरान हमने एकदम बढ़ता हुआ रुझान देखा कराची में साइकिलिंग का। ऑल्दो रोड्स की हालत बिल्कुल भी हौसला अफजा नहीं है, लेकिन चूँकि आपको डर नहीं होता था उस तरफ से एक खौफनाक किस्म की, आपको पता है ना कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये आएगी और आपको खुदा न खास्ता को नुकसान पहुँचा के चली जाएगी। अब वो रुझान इसलिए ख़त्म हो गया और मैंने भी इसलिए साइकिल चलाना छोड़ दी क्योंकि ट्रैफिक इतनी बेहंगम होती है कि आप साइकिल नहीं चला सकते। हाँ, बड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन अगर आप लाहौर जाए ना, मैंने इस बार जब मैं गई थी तो मैंने बड़े साइकिलिंग ट्रैक्स भी देख लिए हैं जिन्होंने पूरा वो साइकिल का एक निशान बनाया हुआ। तो ये होता है हुकूमत की तरफ से फ़रोग़ देने वाली बात। बहुत जगहों पर नहीं है, लेकिन कुछ डिफेंस वगैरह कुछ एरियाज़ जो हैं। अब लाहौर तो ऑब्वियसली कराची से थोड़ा सा आगे निकल चुका है, प्रोएक्टिव है आई वुड से इन चीज़ों में, बट ये वो चीज़ें हैं जिन पे गौर करने की ज़रूरत है, जिसके बारे में समझ नहीं आता कि हम किस तरह से बात करें। कश्मीर में माँ बेटी से ज़्यादती का वाक़या सिर्फ मुजरिमों ही नहीं, पूरे माशरे का सर झुकाने के लिए काफ़ी है। बच्चों से ज़्यादती के वाक़यात सख्त कवानीन के बावजूद नहीं रुक रहे हैं। आखिर क्या मसला है समझ में नहीं आता। ज़हनी मसला है हमारा तो ख्याल है। ज़्यादती का शिकार होने वाली 4 साला बच्ची कराची के कौमी इदारा बराए अमराज़ अतफ़ाल में ज़ेर इलाज है। इदारे के सरबराह डॉक्टर जमाल रज़ा का कहना है कि बच्ची के जिस्म में इन्फेक्शन हो गया है। इन्फेक्शन को एंटीबायोटिक्स से कंट्रोल किया जा रहा है। आपको बताएं कि कश्मीर में खातून और उसकी 4 साला बेटी से ज़्यादती के वाक़े में गिरफ्तार मुलजिम अपने ही साथी की मुबैना फायरिंग से हलाक हो गया था। और ये भी आपको याद दिला दें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में बताया कि उन्होंने कश्मीर वाक़े में बहादुरी दिखाने वाले ASI मोहम्मद बख्श और उनकी बेटी से टेलीफोन पर बात भी की थी और उनको ज़ाहिर है कि मुबारकबाद भी दी है, उनको सराहा है। कश्मीर से इस वाक़े की तफ्तीश से मुताल्लिक अपडेट हम आपको बताए ले रहे हैं मुसलसल, और जियो न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट मुकेश रुपेता हमारे साथ अभी भी मौजूद है। मुकेश, कश्मीर ज़्यादती केस में पुलिस ने अभी तक की प्रोग्रेस अगर हम जाने आपसे, क्या क्या हो गया? जी, इस वक्त जो मालूमात हासिल हुई हैं और तमाम तर जो इतलात मिली हैं, और SSP कश्मीर अमजद शेख ने भी ये दावा किया है कि दौरान तफ्तीश गिरफ्तार मुलजिम जो था रफ़ीक मलिक, उसने निशानदेही की कि मुलजिम जो है बख्शापुर के करीब एक गांव में छुपा हुआ है। तो हम जैसे ही मुलजिम को लेकर वहां गए तो मुलजिम ने अपने सरोतकारों से मिलकर पुलिस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में उसका साथी जो था हमारे साथ जो गिरफ्तार हुआ था रफ़ीक मलिक, वो मौके पर हलाक हो गया। जबकि पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए जो दूसरा मरकजी मुलजिम था खैरुल्लाह और खैरू भुगटी, उसको गिरफ्तार कर लिया, जबकि जो उनके सहूलतकार साथी थे वो मौके से फरार हो गए हैं। तमाम जो है इस वक्त तमाम सूरत हाल में ये मालूमात हासिल हुई है कि ये जो रफ़ीक मलिक था, जो मरकजी मुलजिम पहले गिरफ्तार हुआ था बच्ची की ज़्यादती केस में मुलव्वस भी था, तो वो जो है अपने साथी खैरू ये भी बताइएगा मुकेश, ये बात ऐसी है जब हम आपसे पूछने लगे हैं कि हर ऐसे इंसिडेंट के बाद इस किस्म की कोई अफवाह ज़रूर होती है, आप बता दें कि इसमें कितनी सच्चाई है। इतलात है कि कुछ सियासी दबाव अभी आ रहा है नामजद मुलजमान को बचाने के लिए, तो इसमें कितनी हकीकत है? जहाँ तक हमें मालूम है कि इस पूरे वाक़े में पूरे जो है इसमें कोई पुलिस के ऊपर कोई सियासी दबाव नहीं है। हर SSP से भी मेरी बातचीत हुई अमजद शेख से, उनका भी ये कहना है कि इस मुकदमे में और इससे जो ये दिल खराश वाक़या है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, इसमें बच्ची और उसकी माँ के साथ इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या है, इसमें कोई भी जो है सियासी दबाव क्या साथ बात करने के लिए तैयार अगर सोचेगा भी तो हम उसकी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुकेश रुपेता हमें रिपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर से। बड़ा ही अफसोस हो जाता है, एक्चुअली समझ नहीं आती कि इस पे क्या बात हो। अब्दुल्ला, वही वाली बात है कि क्या अब ज़्यादा रिपोर्ट होना स्टार्ट हो गए हैं केसेस, और लगता यही है क्योंकि होता तो ये हमेशा से था, लेकिन ऑब्वियसली देयर वाज सो मच सीक्रेसी एंड शर्म इन्वॉल्व कि कोई इस पे बात करना नहीं चाहता था। तंजीम कोम्पल सोसाइटी की चेयरपर्सन है डॉक्टर आयशा महनाज हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहबा, कश्मीर में माँ बेटी के साथ जो हुआ, खौफनाक तो शायद छोटा लफ्ज़ है, एक चीज़ हमें समझ में नहीं आती और हम ज़ाहिर डिस्कस करना चाहते हैं आपसे कि इतनी आगाही, कानून साजी, सज़ाएँ भी एग्जाम्पलरी जो पिछले कुछ वाक़यात हुए, फिर भी बच्चों से ज़्यादती का सिलसिला नहीं रुक रहा पाकिस्तान में। कि न सिर्फ रुक नहीं रहा है बल्कि मुसलसल इसमें इजाफा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हो रहा था, लेकिन शायद अब ये है कि मीडिया इसको
सही तरीके से हाईलाइट कर रही है इन इश्यूज़ को, तो इस वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा पता चल रहा है। पहले जैसे हम कहते थे कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग हम देख रहे हैं, अब वो आइसबर्ग के नीचे का पहाड़ भी नज़र आने लग गया है कि जिस अंदाजे से और जिस तेज़ी से बच्चों के साथ हर किस्म की ज़्यादती, और ये जो कश्मीर का वाक़या है इसने तो हम सबको रुला दिया है कि उस बच्ची के साथ मुसलसल ज़्यादती बहुत दिनों तक होती रही है। और मैं सलाम करती हूँ उस पुलिस वाले से जिसने अपनी बेटी के साथ इस गैंग को पकड़ाया और उसको अपने अंजाम तक पहुँचाया। अच्छा डॉक्टर साहब जी, ये भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि इसी हफ्ते एंटी रेप ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, तो यकीनन इसमें सज़ाएँ मज़ीद सख्त करने की ही बात होगी। आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, मैं पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपसे कहा था कि जब तक सज़ा दी नहीं जाएगी, सज़ा देती भी नज़र नहीं आएगी, लोगों में डर खौफ इन मुजरमों में नहीं होगा। वो ये समझते हैं कि हम बड़े से बड़ा जुर्म कर लेंगे, हमारे पर कोई हाथ नहीं डाल सकता, या बहुत से वो लोग हैं जिनकी पीछे से बैकिंग है, वो ये समझते हैं कि वो उनको बचा लेंगे। तो जब तक इनको बहुत सख्त से सख्त है, मतलब आप जितना सख्त समझ सकते हैं उससे ज़्यादा सख्त सज़ा इनको नहीं दी जाएगी, और इन सज़ा को देते वक्त लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा और उनको बताना होगा कि इस मुजरिम को ये सज़ा दी गई है और आइंदा जिसने भी किया उसको ऐसी ही सख्त सज़ा दी जाएगी। तो जब तक आप सज़ा नहीं देंगे इस जुर्म में कमी नहीं आएगी, वरना यही होगा कि लोग बड़े से बड़ा घिनौना जुर्म करेंगे और फिर आराम से निकल जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा महनाज हमसे बात करने का। एक बात जिसमें हम मज़ीद अगले दिनों में बात करेंगे, नफ्सियाती पहलू इन इंसिडेंट्स का जो होता है। एक तो उसका प्रोफाइल देखना है जो रेप कर रहा है कि वो उसकी क्या माइंडसेट है कि वो बच्चों को रेप कर रहा है, और ऑफ कोर्स जो विक्टिम्स होते हैं उसके बाद उनकी रिहेबिलिटेशन कैसे हो, प्लीज ट्रीट करना चाहिए, जाहिर है। So these two पहलू we'll talk about. हम आपसे इजाजत लेंगे और it's just the start of the week. इंशाल्लाह we are going to see you tomorrow. Have a great day. Enjoy the cricket tomorrow. Cricket कल उस पर दोबारा बात होगी ना। बाय।